क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है, या फिर पैसा कमाने का ताल्लुक सिर्फ खंडों की कड़ी मेहनत से है, या हमारी सोच की दिशा से भी? आज की हमारी बातचीत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। और ये सवाल कोई नए नहीं है ना। सदियों से लोग दौलत और सफलता के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी कोशिश में एक नाम सबसे ऊपर आता है, नेपोलियन हिल। उन्होंने कोई मामूली रिसर्च नहीं की। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल, पूरे 20 साल? हाँ, पूरे 20 साल एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के साथ बिताए। सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर इन सब में कॉमन क्या है। हाँ, ऐसा कौन सा धागा है जो इन सभी की सफलता को एक साथ पिरोता है। और उन 20 सालों की गहरी खोज का जो सार निकला वो एक लाइन में छिपा है। हिल ने कहा, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब अमीर बनने की शुरुआत। हाँ, अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके दिमाग की स्थिति से होती है। ये एक नजरिया है, एक मानसिकता है। दौलत कमाने से पहले दौलतमंद सोच का होना जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम इसी सोच की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं, और हमारा मकसद है इसके सबसे शक्तिशाली विचारों को आज के दौर में समझना। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। किताब का जो पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो है इच्छा, यानी डिजायर। हिल साफ कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक हल्की फुल्की चाहत नहीं, बल्कि एक जलती हुई, धधकती हुई इच्छा होती है। हाँ, सिर्फ ये कहना कि हाँ मुझे अमीर बनना है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। यहाँ इच्छा और चाहत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। चाहत एक धुंधली सी उम्मीद है, जैसे काश मेरे पास बहुत पैसे होते। लेकिन इच्छा एक लेजर फोकस लक्ष्य है, और इस इच्छा को ठोस बनाने के लिए हिल एक फॉर्मूला देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आपकी इच्छा तब तक अधूरी है जब तक आप खुद से 3 बेहद जरूरी सवाल नहीं पूछ लेते। ठीक है, तो वो 3 सवाल कौन से हैं जो एक धुंधली चाहत को एक ठोस लक्ष्य में बदलते हैं? पहला सवाल, आपको ठीक ठीक कितने पैसे चाहिए? अच्छा, मतलब कोई अंदाजा नहीं? कोई अंदाजा नहीं। बहुत सारे पैसे दिमाग के लिए एक बेकार कमांड है। आपको एक साफ रकम बतानी होगी, 1 करोड़, 10 करोड़। जब आप दिमाग को एक साफ मंजिल देते हैं तो वो उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खोजना शुरू करता है। ठीक है। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, आप इस रकम को कब तक हासिल करना चाहते हैं? एक तारीख तय करना बेहद जरूरी है। एक डेडलाइन? हाँ, एक डेडलाइन। जैसे अगले 5 सालों में 31 दिसंबर 2029 तक। बिना डेडलाइन के लक्ष्य एक सपना ही रह जाता है। डेडलाइन उसमें एक अर्जेंसी और गंभीरता भर देती है। और तीसरा सवाल? और तीसरा, शायद सबसे अहम सवाल, आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं? ओके। क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, है ना? आपको तय करना होगा कि आप अपना समय, अपनी कोई खास स्किल, कोई आइडिया या अपनी मेहनत क्या दांव पर लगाएंगे। ये एक सौदा है जो आप यूनिवर्स के साथ कर रहे हैं। जब आप इन तीनों सवालों का जवाब एक कागज पर लिख लेते हैं, तब जाकर आपकी चाहत एक शक्तिशाली इच्छा में बदलती है। ठीक है, तो मैंने अपनी इच्छा लिख ली। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए 5 साल में, और इसके लिए मैं हर रोज 4 घंटे अतिरिक्त काम करूंगी। सब कुछ साफ है। लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में एक आवाज कह रही है, ये सब कहने की बातें हैं, तुझसे नहीं होगा। इस अंदरूनी शक का क्या करे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर हेल का दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, यानी फेथ। विश्वास? इच्छा कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अगर आपके अपने ही मन में शक का कीड़ा है तो आप पहला कदम भी नहीं उठा पाएंगे। हिल यहाँ दिमाग के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। अवचेतन मन? ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह है। ओके। वो ये नहीं देखता कि आप उसमें कौन सा बीज बो रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। आप जो भी विचार, जो भी विश्वास बार बार दोहराएंगे, वो उसी को उगाना शुरू कर देगा। अच्छा। अगर आप लगातार सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे एक कमांड की तरह लेता है और ऐसी परिस्थितियां बनाने लगता है जहां आप सच में असफल हो जाएं। तो फिर इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ा कैसे जाए? हिल इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक बताते हैं, जिसे वो ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन? ये अपने अवचेतन मन को जानबूझकर सकारात्मक निर्देश देने का तरीका है।
आपने जो अपनी इच्छा कागज पर लिखी थी उसे रोज दिन में 2 बार, सुबह और रात को। कहाँ, सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले जोर से पढ़ें, लेकिन सिर्फ पढ़ें नहीं, उसे महसूस करें। महसूस करें मतलब? कल्पना करें कि आप वो लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, उस कामयाबी की खुशी, उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में देखने का एहसास, उसे अपनी भावनाओं में उतारें। मतलब सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी भावनाओं को भी जीना है। बिल्कुल, भावनाएं ही वो गोंद हैं जो विचारों को अवचेतन मन से चिपकाती हैं। जब आप इस प्रक्रिया को रोजाना करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग का शक विश्वास में बदलने लगता है। आपका दिमाग उस सफलता को एक सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है और फिर वो आपको वैसे ही आइडिया, अवसर और लोग आपकी तरफ खींचने लगता है जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करें। इच्छा हो गई, विश्वास भी जगा लिया, लेकिन सिर्फ सोचने और यकीन करने से तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। यहीं पर शायद योजना की बात आती है, हाँ? क्योंकि इच्छा और विश्वास को हकीकत से जोड़ने वाला पुल है संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज प्लानिंग। एक एक्शन प्लान। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग प्लान बनाते हैं, पर जैसे ही पहली मुश्किल आती है या प्लान फेल होता है, वो हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या बहुत ज्यादा प्लानिंग हमें मतलब रिजिड नहीं बना देती? आज के स्टार्टअप कल्चर में तो फेल फास्ट, इटरेट की बात होती है ना? ये एक बेहतरीन सवाल है कि जल्दी से कुछ बनाओ और फिर उसे सुधारते जाओ। और हिल का नजरिया इससे बिल्कुल मेल खाता है। वो ये नहीं कहते कि एक ही प्लान पर पत्थर की लकीर की तरह टिके रहो। अच्छा। बल्कि वो कहते हैं, अगर आपकी योजना विफल हो जाए तो लक्ष्य मत बदलिए, अपनी योजना बदलिए। योजना बदलिए, लक्ष्य नहीं। हाँ, असफलता का मतलब ये नहीं है कि आपका लक्ष्य गलत है। असफलता सिर्फ एक फीडबैक है कि आपका तरीका काम नहीं कर रहा। आपको एक नई, बेहतर रणनीति की जरूरत है। जैसे थॉमस एडिसन? बिल्कुल। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता का सामना किया। हर बार वो फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। उनका लक्ष्य वही रहा, बस योजना बदलती रही। एग्जैक्टली। ये नजरिया तो असफलता को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। अब उस सिद्धांत पर आते हैं जिसे कई लोग हिल की सबसे क्रांतिकारी खोज मानते हैं, मास्टरमाइंड का सिद्धांत। ये सिर्फ टीम वर्क जैसा लगता है या इसमें कुछ और भी है? ये टीम वर्क से कहीं ज्यादा गहरा है। हिल मास्टरमाइंड अलायंस को परिभाषित करते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो एक ही मकसद के लिए अपने ज्ञान और कोशिशों को एक साथ मिलाते हैं। ओके। उनका मानना था कि जब 2 दिमाग एक साथ सद्भाव से काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। एक तीसरी शक्ति? हाँ, ये शक्ति उन दोनों दिमागों की कुल ताकत से कहीं ज्यादा होती है। इसे कलेक्टिव ब्रेन या सामूहिक मस्तिष्क कह सकते हैं। ये तो सुनने में वाई कॉम्बिनेटर या किसी स्टार्टअप इंक्यूबेटर जैसा लग रहा है, जहां स्मार्ट लोग एक साथ आते हैं और उनके आइडियाज टकराकर कुछ बड़ा बनाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आज के दौर में स्टार्टअप एक्सेलरेटर, विस्टिज जैसी सीईओ पीयर ग्रुप्स, ये सब मास्टरमाइंड के ही आधुनिक रूप हैं। सोचिए, एंड्रू कार्नेगी ने अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को नहीं, बल्कि अपने 50 लोगों के मास्टरमाइंड समूह को दिया था। 50 लोग? हाँ। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके लक्ष्य आपके जैसे हैं, लेकिन उनकी स्किल्स और अनुभव आपसे अलग हैं, तो आपको ऐसे समाधान और आइडियाज मिलते हैं जो आप अकेले कभी सोच ही नहीं सकते थे। ये आपकी व्यक्तिगत सोच की सीमाओं को तोड़ देता है। इच्छा, विश्वास, योजना और सही लोगों का साथ, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जो इन सब पर पानी फेर सकती है। एक अंदर का दुश्मन, और वो है डर। हाँ, और ये सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हिल कहते हैं कि आप चाहे कितनी भी अच्छी योजना बना लें, अगर आपका मन डर से भरा है तो आप पंगु हो जाएंगे। उन्होंने कुछ खास तरह के डर बताए हैं। हाँ, उन्होंने अपनी रिसर्च में 6 मूल डरों की पहचान की जो इंसान की तरक्की को रोक देते हैं। वो 6 डर कौन से हैं? पहला और सबसे आम है गरीबी का डर। ये डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। सही बात है। दूसरा है आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। ये डर हमारे नए और साहसी विचारों को पैदा होने से पहले ही मार देता है। तीसरा, बीमारी का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। 5वां, बुढ़ापे का डर, जो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। और छठा, मृत्यु का डर। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये आलोचना का डर एक अलग ही रूप ले चुका है। बहुत ज्यादा। एक गलत शब्द और आपको कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में कोई हिम्मत वाला आइडिया कैसे सामने रखेगा? आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। आज ये डर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है।
लोग अपनी असल राय रखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हिल का संदेश यहाँ और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। वो कहते हैं, अगर आप इन डरों को पहचान कर इन्हें नियंत्रित नहीं करते तो ये डर आपको नियंत्रित करेंगे। और डर से क्या होता है? डर से संदेह पैदा होता है, संदेह से टालमटोल, और टालमटोल से असफलता। इन मानसिक बेड़ियों को तोड़े बिना सफलता की तरफ बढ़ना नामुमकिन है। ठीक है, मान लिया कि किसी ने डर पर काबू पा भी लिया, लेकिन सफलता का रास्ता अक्सर बहुत लंबा और थका देने वाला होता है। कई बार लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा। और यहीं पर अगला सिद्धांत यानी दृढ़ता या परसिस्टेंस आता है। हिल का एक मशहूर कथन है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, विनर्स नेवर क्विट, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? मतलब जिद और बेवकूफी में एक बहुत बारीक लाइन होती है। किसी खराब आइडिया पर सालों तक लगे रहना तो समय और ऊर्जा की बर्बादी है। कैसे पता चलेगा कि कब डटे रहना है और कब छोड़ देना है? बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब दृढ़ता की परिभाषा में ही छिपाएं। अच्छा। दृढ़ता का मतलब आंख बंद करके एक ही दीवार से बार बार टकराना नहीं है। दृढ़ता का मतलब है लक्ष्य पर टिके रहना, लेकिन तरीकों को बदलने के लिए तैयार रहना। ओके। अगर आप महीनों से एक ही काम कर रहे हैं और कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो आपको रोककर सोचना होगा, अपने मास्टरमाइंड से सलाह लेनी होगी और अपनी रणनीति बदलनी होगी। तो ये जिद नहीं है? नहीं, ये इच्छा शक्ति और लचीलेपन का मिश्रण है। ज्यादातर लोग सफलता से बस 2 कदम दूर होते हैं जब वो हार मान लेते हैं। दृढ़ता आपको वो आखिरी 2 कदम चलने की ताकत देती है। और अब आते हैं उस आखिरी विचार पर जो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ बांधता है, कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। आप जो सोचते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। हाँ, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, लेकिन हिल इसे बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी डोमिनेंट थॉट्स, यानी वो विचार जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा समय तक रहते हैं, वो एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करते हैं। तो ये वैसा ही है कि अगर मैं एक लाल रंग की कार खरीदने की सोच रही हूँ तो मुझे सड़क पर अचानक से हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। बिल्कुल। कारें तो पहले भी उतनी ही थीं, बस मेरा दिमाग अब उन्हें नोटिस करने के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार कमी, मुश्किलों और गरीबी के बारे में सोचता है, तो उसका दिमाग हर जगह कमी ही ढूंढेगा। उसे अवसर दिखेंगे ही नहीं। उसे मौकों की जगह मुश्किलें दिखेंगी। उसकी बातचीत नकारात्मक होगी और वो वैसे ही हालात और लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करेगा, कोई अवसर खोज निकालेगा। उसकी ऊर्जा सकारात्मक होगी और वो ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उसकी तरक्की में मदद करें। तो हमारी सोच उस फिल्टर की तरह है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हाँ, और हम जैसा देखते हैं दुनिया हमारे लिए वैसी बन जाती है। तो इन सभी बातों का सार निकालें तो थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसा कमाने का मैनुअल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिमाग को चलाने का एक यूजर मैनुअल है। ये मानसिकता के बारे में है। एग्जैक्टली सही कहा। पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि सफलता कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक अंदरूनी प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है एक धड़कती हुई इच्छा से, फिर उस इच्छा को सींचा जाता है अटूट विश्वास से। उसे हकीकत में बदलने के लिए एक लचीली योजना बनाई जाती है और दूसरों का साथ लिया जाता है। हाँ, इस सफर में तेजी लाने के लिए मास्टरमाइंड की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते में आने वाले डरों पर काबू पाया जाता है और हर मुश्किल के बावजूद दृढ़ता से आगे बढ़ा जाता है। और ये सब मिलकर उस मानसिक अवस्था को बनाते हैं जिसे नेपोलियन हिल अमीर सोच कहते हैं। बिल्कुल। और एक बात जो शीशे की तरह साफ है, सीमित सोच से सीमित कमाई होती है और विस्तृत सोच से ही अवसरों का विस्तार होता है। सही बात। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले हम श्रोता को सोचने के लिए एक सवाल देना चाहेंगे जो सीधे इस किताब की आत्मा से जुड़ा है। जरूर। आज रात सोने से पहले खुद से पूछिएगा, क्या मेरी इच्छा सच में जल रही है या वो बस एक हल्की सी चाहत है? क्या मैं अपने लक्ष्यों को लेकर और उनके लिए कीमत चुकाने को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और प्रतिबद्ध हूँ? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीर सोच विकसित करनी होगी। ये सिर्फ एक किताब का विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है। सही कहा। शायद आज खुद से एक वादा करने का दिन है, मैं अपनी सोच बदलूंगी और अपनी जिंदगी बदलूंगी। धन्यवाद।